ओके, तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपना आज का टॉपिक। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एमसीक्यू से रिलेटेड है, जो कि हम लोग लास्ट के जो हमारे प्रीवियस लेक्चर थे उनमें भी हम लोगों ने क्या हुआ था, एमसीक्यू डिस्कस किए हुए थे। ओके, मेरी स्क्रीन सभी को विजुअल हो रही है? ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, माइक सब लोग अपना ऑफ रखेंगे, ओनली चैट सेक्शन में ही आंसर देंगे। और जो पहले के तरीके, जैसे 1 का आंसर हमारा 2 है या बी है या सी है, तो 1 का बी 1 का सी, जो भी आंसर हो अपना इस प्रकार से आंसर देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द मॉडुलर रेशियो m इज गिवन बाय, द मॉडुलर रेशियो m इज गिवन बाय ऑप्शन नंबर ए 280/3 सिग्मा सीबीसी, ऑप्शन नंबर बी है 280/3 सिग्मा एसटी, ऑप्शन नंबर सी है 280/5 सिग्मा सीबीसी, ऑप्शन नंबर डी है 280 सिग्मा सीबीसी। ओके, फिर यहाँ तो मैक्सिमम सब लोगों का आंसर आया हुआ है ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 280/3 सिग्मा सीबीसी। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि एम हमारा क्या होता है, यहाँ पे मॉडुलर रेशियो होता है। मॉडुलर रेशियो एम का फॉर्मूला क्या होता है? ES/EC। और दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे हमारा क्या होता है? 280/3 सिग्मा सीबीसी। ओके, यहाँ पे हमारा सिग्मा सीबीसी क्या है और ईएस क्या है, इसी क्या है, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारा ईएस है, ईएस क्या है? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। इसकी वैल्यू कितनी होती है? माइल्ड स्टील के लिए हमारी इसकी वैल्यू होती है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ओके, वहीं पे जो हमारा ये ईसी आ रहा है, ईसी क्या है? ईसी हमारा है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन कंक्रीट। ठीक, कंक्रीट के केस में या कंक्रीट की हमारी जो यंग मॉडुलस होगा वो क्या है? ईसी है। ईसी की वैल्यू हम लोग कितनी कंसीडर करते हैं? तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ईसी क्या होता है। ईसी की वैल्यू हम लोग कितनी रखते हैं? तो ईसी की वैल्यू जो हम लोग कंसीडर करते हैं रखते हैं 5000√fck। ठीक, दूसरी वैल्यू इसकी वैल्यू हम लोग इसकी कंसीडर करते हैं 5700√fck। अब यहाँ पे दो वैल्यू कैसे आ रही हैं? तो यहाँ पे देख लो, एक वैल्यू हमारी क्या है? 5000√fck, दूसरी वैल्यू क्या है? 5700√fck। तो यहाँ पे जो हमारे 5000√fck, छोटू बीच में मत बोलो, जब पूरा हो जाए। छोटू जब बीच में पूरी बात पूरी हो जाए तब बीच में बोलना, नहीं डिस्टर्बेंस होता है। ओके, हमारा यहाँ पे ईसी की वैल्यू होती है 5000√fck, वो किसके अकॉर्डिंग होती है? ये होती है आईएस कोड 456/2000 के अकॉर्डिंग, आईएस कोड 456/2000 के अकॉर्डिंग। जिसको जो भी बोलना अपने कमेंट सेक्शन पे लिखते रहें। ठीक, और यहाँ पे जो हमारी 5700√fck वैल्यू है, ये 5700√fck वैल्यू किसके अकॉर्डिंग होती है? ये हमारी वैल्यू होती है IS 456 1978 के अकॉर्डिंग। ठीक, तो ये हमारे दोनों क्या है? ये दोनों हमारे आईएस कोड थे। जो 1978 ही हमारा ओल्ड वाला आईएस कोड था, और इस समय जो उसके बाद नया रिवाइज होकर आईएस कोड आया वो कौन सा आया? IS 456/2000 आया। तो IS 456/2000 के अकॉर्डिंग जो हम लोग ईसी की वैल्यू कंसीडर करेंगे वो कितनी कंसीडर करेंगे? 5000√fck। ठीक, और IS 456 1978 के अकॉर्डिंग जो हम लोग ईसी की वैल्यू कंसीडर करेंगे वो कितनी कंसीडर करेंगे? 5700√fck। यहाँ पे fck क्या है? तो हम लोग देख लेते हैं कि हमारा यहाँ पे fck क्या है। तो fck हमारा जो होता है वो क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट विद इन 28 डेज। मतलब किसी भी सीमेंट कंक्रीट की 28 दिन में जो उसकी अब्लास्टिक सामर्थ्य होती है वो क्या कहलाती है? fck कहलाती है। जैसा कि यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल के रूप ले लेते हैं M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। जो यहाँ पे हमने ग्रेड ऑफ कंक्रीट कंसीडर किया हुआ है M20 है। तो इसमें जो यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, 20 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 20 ही हमारा fck है। यानी fck कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन पर mm² हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे हमारा अभी एक और टर्म आया हुआ था, इसमें क्या आया हुआ था? सिग्मा सीबीसी। सिग्मा सीबीसी, ठीक, तो ये सिग्मा सीबीसी क्या है? सिग्मा सीबीसी क्या है? ठीक, तो सिग्मा सीबीसी के लिए वैल्यू के लिए मैंने बताया हुआ था कि सिग्मा सीबीसी की वैल्यू हम लोग कैसे याद करेंगे। ठीक, जो हमारा जैसे हमारी ग्रेड ऑफ कंक्रीट होती है, तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर हमारा क्या होता है? ये सिग्मा सीबीसी डिपेंडेंट होता है। एक हमारा होता है सिग्मा सीबी, ठीक, सिग्मा सीसी, और दूसरा हमारा होता है सिग्मा सीबीसी।
तो सिग्मा सीबीसी यहाँ पे हमारा क्या होगा और सिग्मा सीसी हमारा यहाँ पे क्या होगा, ठीक। यदि यहाँ पे बी लगा हुआ है, बी का मीन्स क्या है, बेंडिंग, ध्यान देना, बी का मीन्स क्या है, बेंडिंग, ठीक। और यदि वहीं पे सिग्मा सीसी लिख दूं, सिग्मा सीसी के मीन्स क्या होगा, डायरेक्ट। हम लोगों ने जब अपना आई स्कोर पढ़ा हुआ था तो उसमें सिग्मा सीबीसी और सिग्मा सीसी दोनों को टेबल दे रखी हुई थी अलग अलग। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि किसकी वैल्यू हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, तो जो सिग्मा सीबीसी वैल्यू है वो देख लो यहाँ पे हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे। मान लो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूं M15, M20, ठीक। एक जगह मेंशन कर रहा हूं सिग्मा सीबीसी, दूसरी जगह मेंशन कर रहा हूं सिग्मा सीसी। सिग्मा सीबीसी और सिग्मा सीसी की वैल्यू हम लोग क्या क्या लेंगे, तो देखो यहाँ पे हमारा क्या है, एक मैंने याद करने का शॉर्ट ट्रिक ही बताया हुआ था कि हम लोग कैसे याद करेंगे। यहाँ पे 3 टर्म आ रहे हैं, ठीक। तो जो ये वाला नंबर है इस नंबर पे क्या करो, 3 से डिवाइड कर दो, यानी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके, तो M15 के लिए सिग्मा सीबीसी की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 5 हो गई। ओके, इसी प्रकार से सिग्मा सीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो सिग्मा सीसी के लिए मैंने बताया हुआ था कि जो हमारा उसकी एफसीके की वैल्यू है उस एफसीके की वैल्यू पे 4 से डिवाइड कर दो। जब 4 से डिवाइड कर दोगे तो यहां से जो हमें वैल्यू मिलेगी वो अप्रोक्सीमेट में मिलेगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि हम लोग 15 पे 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक। लेकिन हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू कंसीडर करनी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। ये सिर्फ एक शॉर्ट ट्रिक है, याद करने का तरीका है। बाकी आपको जो एग्जैक्ट वैल्यू आपको याद करनी है वो अपने आई स्कोर से देखकर ही याद करनी है। ओके, ये वैल्यू हम लोग इस प्रकार से यहाँ पे याद कर लेंगे। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे देखिए, इफ द डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इज मोर देन क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस द सेक्शन इज, if the depth of actual neutral axis is more than critical neutral axis this section is, ऑप्शन नंबर ए है बैलेंस सेक्शन, ऑप्शन नंबर बी है ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन, ऑप्शन नंबर सी है अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे हमारा ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन, ठीक। उसने क्या बोला हुआ है सबसे पहले देख लेते हैं तुम लोगों का रिस्पॉन्स क्या आता है। साक्षी राठौर ऑप्शन नंबर सी, अभिषेक राठौर ऑप्शन नंबर सी, ठीक। सिर्फ यहाँ पे 2 लोगों का आंसर हमारा क्या आया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आया हुआ है, बाकी सभी का ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में उसने बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है, डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इज मोर देन क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, मींस एक्स ए की जो वैल्यू होगी वो किससे ज्यादा होगी, एक्स सी से ज्यादा होगी। डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू हमारी क्या होगी, डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से ज्यादा होगी। जब हमारा ये वाला केस बनता है कि कौन सी केस होती है, कंडीशन होती है, ये हमारा सेक्शन बन जाता है ओआर सेक्शन, मींस ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन। जहां पे हमारा एक्स ए की वैल्यू एक्स सी से ज्यादा होती है उस केस में जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन होगा। तो यहाँ पे फिर और भी हमारे यहाँ क्वेश्चन आते हैं कि सर यदि यहाँ पे ये हमारा ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन होगा तो बैलेंस सेक्शन और अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन कौन सा होगा। ओके, तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या आते हैं कि बैलेंस सेक्शन और ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन क्या होगा, उनमें हमारा क्या डिफरेंस होगा, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे यदि हमारा एक्स ए बराबर एक्स सी है उस केस में जो हमारा कंक्रीट का सेक्शन होगा कौन सा सेक्शन होगा, बैलेंस सेक्शन होगा, वो सेक्शन हमारा बैलेंस सेक्शन होगा। यदि वहीं पे एक्स सी की वैल्यू एक्स ए से ज्यादा है उस केस में जो हमारा सेक्शन होगा कौन सेक्शन होगा, यू आर सेक्शन होगा। यू आर का मतलब क्या है, अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन, अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन। ओके, यदि वहीं पे हमारी एक्स ए की वैल्यू ज्यादा हो रही थी तो कौन सा सेक्शन था, तब हमारा सेक्शन था ओ आर सेक्शन, मींस ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन। और हमारे क्वेश्चन में कुछ इसी प्रकार से दिया हुआ है कि एक्स ए की वैल्यू क्या है, एक्स सी से ज्यादा है। तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे देखिए, डिजाइन कांस्टेंट के जे आर डिपेंड्स अपॉन, डिजाइन कांस्टेंट के जे आर डिपेंड्स अपॉन 3 का आंसर क्या होगा, 3C। ओके, यहाँ पे सभी का राइट आंसर आ रहा है, साक्षी राठौर, गजेंद्र, आयुषी पटेल, छोटू राजा, जयेंद्र, अजय, ठीक।
शुभम गुप्ता, अंकिता, यार सभी ने राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं कैसे। लेकिन दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये बन जाता है कि सर ये के, जे और आर क्या है। हमने यहाँ पे अपना आंसर तो लगा दिया कि के, जे और आर ये हमारे क्या है, एक डिजाइन कांस्टेंट है। और ये किस पे डिपेंडेंट है, ये हमारे ग्रेड ऑफ कंक्रीट और टाइप ऑफ स्टील दोनों पे डिपेंडेंट है। ठीक, जब दोनों पे डिपेंडेंट है तो यहाँ पे हमारा के, जे और आर क्या है, के क्या है, जे क्या है, आर क्या है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं के, जे, आर। जो के होगा तो के हमारा यहाँ पे क्या होगा, ये होगा न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर। के क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर। ओके, जे क्या होगा, जे हमारा होगा लीवर आर्म, लीवर आर्म फैक्टर। जे हमारा क्या होगा, लीवर आर्म फैक्टर। और यहां पे हमारा आर क्या होगा, आर है हमारा मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस फैक्टर। ठीक, तो हमारा के क्या है, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर है। जे क्या है, लीवर आर्म फैक्टर है। और आर क्या है, मूवमेंट रेसिस्टेंट फैक्टर है। ओके, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो आर की वैल्यू होती है, ठीक, या के की वैल्यू हो, ये जे की वैल्यू हो, ये कहीं ना कहीं घूम फिर के हमारे ग्रेड ऑफ कंक्रीट और ग्रेड ऑफ स्टील पे ही डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट, द वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट, द वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट। ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 2.0, ऑप्शन नंबर सी है 1.5 और ऑप्शन नंबर डी है 3। मुझे उम्मीद है यहाँ पे आधों के आंसर गलत आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, the value of factor of safety for concrete, option number A 5, option number B 2.0, option number C 1.5, option number D 3। यहां पे देखो, यदि वो यहां पे लिख देता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जगह पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तब हम लोगों का आंसर होता है 1.5 यानी ऑप्शन नंबर सी। जब जिसने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट, तो यहाँ पे हम लोग आंसर कंसीडर करेंगे ऑप्शन नंबर डी। यदि वो वहीं पे क्या लिख देता पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तब हम लोगों का आंसर क्या होता ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि फिर वो हमारा जब हम लोग उस पर पार्शियल लिख देते तो पार्शियल के केस हमारा क्या चेंज हो जाता, वो एलएसएम पे पहुंच जाता। और यदि सिर्फ उसने फैक्टर ऑफ सेफ्टी मेंशन किया हुआ है, यदि फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारी कंक्रीट की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। और स्टील की वैल्यू हम लोग कितनी कंसीडर करते हैं, 1.78 कंसीडर करते हैं। 1.78 हमारी किसकी वैल्यू होती है, ये होती है स्टील की वैल्यू। ठीक, और ये वैल्यू हमारी किसकी होती है, ये होती है कंक्रीट की वैल्यू। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखो, द मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ एन ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन, द मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ एन ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन, मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ एन ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन। ऑप्शन नंबर ए है इक्वल टू बैलेंस सेक्शन, ऑप्शन नंबर बी है लेस देन बैलेंस सेक्शन और ऑप्शन नंबर सी है मोर देन बैलेंस सेक्शन, ऑप्शन नंबर डी है लेस देन अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, यहां पे कुछ के आंसर आ रहा है 5 का सी आ रहा है, किसी का 5 का ए आ रहा है। किसी का आंसर 5 का सी आ रहा है, किसी का आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 का ए आ रहा है। यहां पे राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा। द मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ एन ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन, द मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ एन ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन, इस पे आंसर क्या होगा। बताइए, यहां पे कमेंट दीजिए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है द मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ एन ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन।
आप लोगों के जो आंसर आ रहे हैं, दो में सिर्फ आप लोग फंसे हुए उस समय, ए और सी पे। ए पे लिखा हुआ है इक्वल टू बैलेंस सेक्शन, सी पे लिखा हुआ है मोर देन बैलेंस सेक्शन। ए और सी दो यहाँ पे आंसर आए हुए हैं। ए पे है हमारा इक्वल टू बैलेंस सेक्शन और ऑप्शन नंबर सी है मोर देन बैलेंस सेक्शन। तो यहाँ पे मैं बता दूं, दोनों में जो हमारा ऑप्शन नंबर ए होता है इक्वल टू बैलेंस सेक्शन, ये बैलेंस सेक्शन के केस में होता है। जो हमारा बैलेंस सेक्शन होता है वहां पे हमारे मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस की वैल्यू हमारी क्या होती है, उसके बराबर होती है। यहाँ पे हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोर देन बैलेंस सेक्शन। तो हम लोग दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक। ओके सर, ओके सर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या दे रहा है, इन एन अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन, इन एन अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन। ऑप्शन नंबर ए है कंक्रीट इज फुली स्ट्रेस्ड, ऑप्शन नंबर बी है स्टील इज फुली स्ट्रेस्ड, ऑप्शन नंबर सी है बोथ एंड बी, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे आंसर क्या होगा? स्टील इज फुली स्ट्रेस्ड। यहाँ पे सबका राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, शिवम राजपूत, अंकिता, अभिषेक साहू, संदीप, जयेंद्र, साक्षी राठौर, शुभम गुप्ता, ठीक। यहाँ पे सभी का राइट आंसर आया हुआ है, विकास गौतम, आयुषी पटेल, जगजीत, मनीष विश्वकर्मा, सभी का यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या है, स्टील इज फुली स्ट्रेस्ड। स्टील इज फुली स्ट्रेस्ड मींस ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7, the neutral axis of a balanced section is called as, the neutral axis of a balanced section is called as normal neutral axis। ऑप्शन नंबर ए है हमारा नॉर्मल न्यूट्रल एक्सिस, ऑप्शन नंबर बी है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, ऑप्शन नंबर सी है बैलेंस न्यूट्रल एक्सिस, ऑप्शन नंबर डी है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। गजेंद्र सिंह ऑप्शन नंबर डी, विकास गौतम ऑप्शन नंबर डी, अभिषेक राठौर ऑप्शन नंबर डी, अंजलि कुशवाहा ऑप्शन नंबर डी। ओके, यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ ए बैलेंस सेक्शन इज कॉल्ड एज क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8, फॉर Fe415 परमिसिबल स्ट्रेसेस, Fe415 के लिए हमारी परमिसिबल स्ट्रेस हम लोग कितनी कंसीडर करते हैं? परमिसिबल स्ट्रेस मींस सिग्मा एस टी, सिग्मा एस टी हम लोग Fe415 के केस में कितना कंसीडर करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 250, ऑप्शन नंबर बी है 150, ऑप्शन नंबर सी है 230, ऑप्शन नंबर डी है 200। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 230। ओके, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 230 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। फॉर Fe415 परमिसिबल स्ट्रेस इज ऑप्शन नंबर सी, 230 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, द एंकरेज वैल्यू ऑफ 90 डिग्री हुक इज, 90 डिग्री के हुक के केस में हम लोग एंकरेज वैल्यू कितनी कंसीडर करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 12 फाई, ऑप्शन नंबर बी है 16 फाई, ऑप्शन नंबर सी है 15 फाई, ऑप्शन नंबर डी है 8 फाई। 9 का यहाँ पे आंसर क्या है? ओके, मेरी वॉइस आ रही है ना? तो ये हम लोग देख लेते हैं कि यदि मान लीजिए जो हमारा हुक है, हुक के केस में हम लोग यहाँ पे जो एंकरेज वैल्यू कितनी कितनी कंसीडर कर देंगे, ठीक। तो प्रत्येक 45 डिग्री सर मेरी वॉइस वॉइस आ नहीं रही आ है ना? रही है। वॉइस आ गई तो आ मैंने रही क्या सर। बताया यहाँ पे
कि प्रत्येक 45 डिग्री के केस में हम लोग जो यहाँ पे एंकरेज वैल्यू कंसीडर करेंगे, कितनी कंसीडर करेंगे, 4-5 करेंगे। ठीक, यहीं से 90 डिग्री हो जाता है, उस केस में हम ये लोग यहाँ पे कितनी कंसीडर करेंगे, 8-5 करेंगे। मतलब जैसे जैसे हमारा 45 डिग्री बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम लोग यहाँ पे 4-5 बढ़ाते जाएंगे। तो 45 के केस में 4-5, 90 के केस में 8-5, और यदि हम यहाँ पे हमारा 135 डिग्री हो जाता है तो 135 डिग्री केस हम लोग यहाँ पे 12-5 कंसीडर करेंगे। और वहीं पे हमारा जो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम हमारा कितना होता है, 16-5 हम लोग कंसीडर करते हैं। वो भी किस केस में, 180 डिग्री के केस में। ठीक, एक बार 180 सर डिग्री फिर के से केस में जो बता हम दो। लोग मैक्सिमम, प्रत्येक 45 डिग्री के केस में हम लोग जो एंकरेज वैल्यू कंसीडर करते हैं वो 4-5 की करते हैं, प्रत्येक 45 डिग्री के। जैसे जैसे हम लोग एंगल अपना बढ़ाते जाते हैं, मींस 45 से हमारा 90 हो जाएगा, तो वहां पे एंकरेज वैल्यू की बढ़ के 4-5 हमारी बढ़ जाएगी। ठीक, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रत्येक केस में यहां से हमारी 4-5 इंक्रीज होती रहती है। जब 45 डिग्री था उस केस में हम लोगों ने कितनी वैल्यू कंसीडर की हुई थी, 4-5, और जब हमारा 90 डिग्री हो गया तो 90 डिग्री केस हम लोग यहाँ पे कितना कंसीडर करेंगे, 8-5, 135 डिग्री केस हम लोग कितना कंसीडर करेंगे, 12-5, और 180 डिग्री के केस में हम लोग कितना कंसीडर करेंगे, 16-5। ओके, फिर यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एट और नियर द मिड स्पान द बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम सो द क्रैक्स आर। एट और नियर द मिड स्पान द बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम सो द क्रैक्स आर। एट और नियर द मिड स्पान की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए वर्टिकल, ऑप्शन नंबर बी हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री। यहां पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वर्टिकल। मिड स्पान पे हमारा क्या आता है, जिस जगह पे हमारा मूवमेंट मैक्सिमम होता है उस केस पे जो हमारे क्रैक्स आते हैं वो क्रैक्स कैसे होते हैं, वर्टिकल होते हैं। मींस यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देख लेते हैं, शियर रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ। क्वेश्चन नंबर 11, शियर रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ, ऑप्शन नंबर ए वर्टिकल स्टीरअप्स, ऑप्शन नंबर बी बेंट अप बार, ऑप्शन नंबर सी इंक्लाइंड स्टीरअप्स, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 11 के यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर, सही से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे अभी तक सभी का गलत आंसर आया हुआ है। शियर रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ, अब मेरा राइट आंसर सही आ रहा है है गजेंद्र सिंह, गजेंद्र सर। सिंह, अभिषेक राठौर, शिवम राजपूत, निखिल राजपूत, अपर्णा साकवार, इन लोगों का राइट आंसर आया हुआ है। बाकी जिसने भी, अंकिता है, साक्षी राठौर है, विकास गौतम है, संदीप कुमार है, आयुषी पटेल है, जयेंद्र है, फरीर है, शुभम गुप्ता है, इन लोगों के रॉन्ग आंसर है। मैंने बताया हुआ था कि जो हम लोग वहां पे प्रोवाइड करते हैं वो वर्टिकल स्टीरअप्स, इंक्लाइंड स्टीरअप्स और बेंटा बार तीनों केस में प्रोवाइड करते हैं, मींस तीनों प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हम लोग शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं 3 फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, ऑप्शन ए भी होता है, ऑप्शन बी भी होता है, ऑप्शन सी भी होता है, तीनों फॉर्म में हम लोग शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा हुआ है उसने, दी स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स नियर द मिड स्पान, दी स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स नियर द मिड स्पान। क्वेश्चन नंबर 12, दी स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स नियर द मिड स्पान, ये सॉरी, दी स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स नियर द सपोर्ट। तो चलो ठीक है, पहले यदि मैंने बोला हुआ नियर द मिड स्पान तो मिड स्पान का ही बता दो, दी स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स नियर द मिड स्पान, नियर द मिड स्पान। मिड स्पान के केस में जो हमारी स्पेसिंग होगी वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए मिनिमम, ऑप्शन नंबर बी मैक्सिमम, ऑप्शन नंबर सी बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम, ऑप्शन नंबर डी 0। मेरा क्वेश्चन क्या है, दी स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स इन मिड स्पान, मिड स्पान पे जो हम लोग स्पेसिंग रखते हैं स्टीरअप्स की कितनी रखते हैं, ऑप्शन नंबर ए मिनिमम, ऑप्शन नंबर बी मैक्सिमम, ऑप्शन नंबर सी बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम, ऑप्शन नंबर डी 0। तब यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। जो हम लोग मिड स्पान पे स्पेसिंग रखते हैं कंपैरिजन टू सपोर्ट कितनी रखते हैं, मैक्सिमम रखते हैं। फिर वहीं पे अब जो क्वेश्चन में दे रखा हुआ है दी स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स नियर दी सपोर्ट, दी स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स नियर दी सपोर्ट, तब इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए मिनिमम, ऑप्शन नंबर बी मैक्सिमम, ऑप्शन नंबर सी बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम, ऑप्शन नंबर डी 0। तो इस केस में हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो हम लोग सपोर्ट के पास में स्पेसिंग रखते हैं वो कितनी कंसीडर करते हैं, मिनिमम कंसीडर करते हैं।
सपोर्ट के केस में हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम वैल्यू कंसीडर करते हैं, और मिड स्पान पे जो स्पेसिंग होती है हमारी मैक्सिमम होती है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, द मिनिमम लेंथ ऑफ बार which must be embedded in concrete to develop full stress is called as, the minimum length of bar which must be embedded in concrete to develop full stress is called as, ऑप्शन नंबर ए है एंकरेज लेंथ, ऑप्शन नंबर बी है फ्लेक्सुरल लेंथ, ऑप्शन नंबर सी है डेवलपमेंट लेंथ, ऑप्शन नंबर डी है बॉन्ड लेंथ। क्वेश्चन नंबर 13, 30 का आंसर क्या होगा 13 का, अभिषेक साहू ऑप्शन नंबर ए, निखिल ऑप्शन नंबर सी, विकास गौतम ऑप्शन नंबर ए, अंकिता ऑप्शन नंबर ए, साक्षी राठौर ऑप्शन नंबर ए, अंकिता ऑप्शन नंबर सी, शुभम गुप्ता ऑप्शन नंबर ए। minimum length of bar which must be embedded in concrete, that is called development length, LD। LD इक्वल टू हमारा क्या होता है, 4 फाई अपॉन सिग्मा एस टी, ये होता है, ये 0.87 एफ वाई फाई अपॉन 4 टाउ बी डी। एक मिनट, इसका फॉर्मूला क्या होगा, 5 सिग्मा एस टी अपॉन 4 टाउ बी डी। ठीक, ये हमारी वैल्यू हम लोग कंसीडर करते हैं डब्ल्यूएसएम के केस में, और ये वैल्यू कंसीडर करते हैं 0.87 एफ वाई फाई अपॉन 4 टाउ बी डी, ये वैल्यू हम लोग कंसीडर करेंगे किस केस में, एलएसएम के केस में। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, बॉन्ड कैन बी इंक्रीज्ड बाय, बॉन्ड कैन बी इंक्रीज्ड बाय, ऑप्शन नंबर ए है यूजिंग रिच मिक्स ऑफ कंक्रीट, ऑप्शन नंबर बी है यूजिंग डिफॉर्म्ड बार, ऑप्शन नंबर सी है प्रॉपर क्यूरिंग, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा, 14 का डी। ओके, यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 15, डेवलपमेंट लेंथ एल डी इन टेंशन इज गिवन बाय, डेवलपमेंट लेंथ इन टेंशन एल डी इज गिवन बाय, अभी मैंने जस्ट ही फॉर्मूला बताया हुआ था कि हमारा फॉर्मूला क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 5 सिग्मा एस टी अपॉन 4 टाउ बी डी। और ये मैंने किस केस में आंसर बताया हुआ था, डब्ल्यूएसएम के केस में। और जब हमारा एलएसएम केस होगा तो एलएसएम के केस में यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 0.87 एफ वाई फाई अपॉन 4 टाउ बी डी। ओके, सर